Very good evening. So today we are going to discuss about the biotechnology and its applications. ठीक है कि आज हम क्या करने वाले हैं, बायोटेक और उसकी एप्लीकेशंस को समझने वाले हैं। और जब हम बायोटेक और उसकी एप्लीकेशंस को समझेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो है हमारी क्या एप्लीकेशन रहती है बायोटेक्नोलॉजी की वेरियस फील्ड्स में। तो पहली बात आ जाती है हमारे पास में बायो फार्माक्यूटिकल्स की, कि कैसे हम फार्माक्यूटिकल सेक्टर में इसका यूज़ कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, और अपनी ड्रग्स हो गई या इन सब चीज़ों को बना सकते हैं। थेराप्यूटिक्स भी वही चीज़ आ गई कि हाँ, हम लोग कैसे किसी को ट्रीट कर सकते हैं, किसी को आराम पहुंचा सकते हैं। डायग्नोस्टिक्स की बात आ गई कि कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं कौन सा डिजीज़ है, उसमें भी हम बायोटेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम बना सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड बना सकते हैं, ठीक है। कोई एक स्पेसिफिक ऐसा फूड बना सकते हैं जो कि हम खा सके या उसका यूज़ कर सके, वो भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। बायो रेमिडिएशन कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों को जो है सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, उसको हम बायो रेमिडिएशन बोल देते हैं। जो है जैसे कि ये जो वेस्ट ट्रीटमेंट आ जाता है एनर्जी, वो भी कहीं ना कहीं बायो रेमिडिएशन में ही आ जाता है। और वेस्ट प्रोडक्शन या एनर्जी प्रोडक्शन में भी क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो हम चीज़ समझेंगे अपनी, वो समझेंगे हम जो है पहले तो यहाँ पे एक चीज़ जान लो कि जो हमारे पास जो क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी के, वो क्या है। जो क्रिटिकल रिसर्च एरिया की बात करते हैं तो हम तो जो पहला रिसर्च एरिया है, हमें क्या जानना है कि हमको एक बेस्ट कैटलिस्ट जो है एक ऐसा और देखना है जिससे कि हम क्या बना सके, एक इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म बना सके। और वो इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस करे, कोई एंजाइम प्रोड्यूस करे, कोई प्रोटीन प्रोड्यूस करे। इस तरीके का हमको कोई एक जो है बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना है बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके। और जो है अब थ्रू इंजीनियरिंग हमको क्या प्रोवाइड करनी है, एक ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करनी है जहाँ पे वो कैटलिस्ट क्या कर सके, एक्ट कर सके। और थर्ड हमारे पास क्रिटिकल रिसर्च एरिया क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे करना है कि जिससे हमको लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल पे क्या मिल सके, प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सके, ठीक है। अब हमारे पास में सबसे पहले क्या आता है, हमारा एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर आता है कि एग्रीकल्चर में हमारे पास में क्या क्या एप्लीकेशंस आती है। तो अब जो है हमारे को अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी के सिवाय, अगर हम बात करें कि हम कैसे जो है अपने एग्रीकल्चर को ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो सबसे पहला तरीका हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। अब एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर क्या होता है कि जहाँ पे हम इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स, इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। बट एक्चुअल में क्या है कि ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत से पेस्टिसाइड्स है, बहुत से केमिकल्स यूज़ हुए हैं, जिससे कि हमें क्या हो जाता है, बहुत से डिजीज़ या फिर जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है या हमारा इन्वायरमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है, डिग्रेड होता है। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड तरीका ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का, जो कि एक बहुत बढ़िया तरीका है जिस पे हम काम कर रहे हैं। बट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में जो हमारी प्रोडक्शन है वो हमारी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पाती है, और कहीं ना कहीं हमको कहाँ शिफ्ट होना पड़ता है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर पे शिफ्ट होना पड़ता है। अब हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम किस मोड में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर पे क्या हो रहे हैं, शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे, जैसे कि प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स, उन सब का कोई जीन यूज़ करेंगे या उसको चेंज करेंगे, और अल्टीमेटली क्या करेंगे, हम एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, और जिस ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हम अपने एग्रीकल्चर को क्या करेंगे, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें तो हमारे पास इसकी क्या क्या एडवांटेज होगी। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट एडवांटेज देखें तो इट मेक्स क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। तो जो हमारी क्रॉप है हम उसको ऐसा बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि जो भी हमारे पास एबायोटिक स्ट्रेसेस है, जैसे ठंड आ रही है, सूखा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा सॉलिटी कंडीशन है, कहीं पर हीट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम अपनी क्रॉप को उसके एज यूज़ुअल बना सकते हैं, एज अकॉर्डिंग टू द हमारी जो डिमांड क्या है, उसमें इस तरीके के जीन्स इंसर्ट करके या उसमें से कोई ऐसे जीन निकाल कर कि जो हमको एक एबायोटिक स्ट्रेस को जो है वो टॉलरेट कर सके कोई क्रॉप, हम वैसा उसको बना सकते हैं। सेकंड बात आती है पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, रिड्यूस यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। जो हम केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, अगर हम
पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप ही बना दें तो हमको केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हमारा एनवायरनमेंट, हमारी हेल्थ सब क्या रहेगा, सही रहेगा। तीसरी बात आती है जो हमारे पास पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं, ठीक है, कि जो है फसल एक साथ ही राइप कर गई, जब एक साथ राइप कर गई तो बहुत ज़्यादा हो गई, जब बहुत ज़्यादा हो गई तो उसको रखने की दिक्कत हो गई, वो बाहर में ही पड़ी रही और वो बारिश से ख़राब हो गई। ये सब चीज़ों को भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में जब बहुत सारी क्रॉप्स होगी, बहुत सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होगी, तो उसका क्या होगा, हम अलग अलग समय पे उसको लगा सकेंगे, जो हमको फॉर द पर्टिकुलर टाइम बीइंग रिक्वायर्ड होगी हम उसी को लगाएंगे, और एक नॉर्मल या फिर एक ऑप्टिमम कंडीशंस में उसको जो है ग्रो करवाएंगे, और एक जितना हमको क्वांटिटी चाहिए उतनी ही करवाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं करवाएंगे, क्योंकि अभी तो है हमारे पास सिर्फ वही है जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप्स है, सभी वही लगाते हैं। जब सभी वही लगाते हैं तो उनका रेट सही नहीं मिलता है, दूसरा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही फिर मंडियों में या फिर किसी बड़े बड़े गोदामों में पड़ी रहती है और किसानों को उसका बहुत ज़्यादा लॉस होना पड़ता है। अब जो है नेक्स्ट बात आती है, इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट्स। अब जो है जो मिनरल यूजेस भी है प्लांट का, अब हमने एक ही फसल लगाई है तो सभी के सभी फसल जो है वो क्या करेगी, एक ही टाइप की मिनरल को यूज़ करेगी जो उसको रिक्वायर्ड है। बट जब हमारे पास में अलग अलग टाइप की जो क्या होगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होगी, तो वो जो उनका जो मिनरल एफिशिएंसी भी रहेगी वो भी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, और एक लिमिटेड हम उनकी मिनरल एफिशिएंसी को भी कर सकते हैं बाय इंसर्टिंग और बाय एग्जिटिंग सम टाइप ऑफ जीन्स। फिर बात करते हैं, इट एनहांसेस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। ठीक है, जैसे कि हमने गोल्डन राइस बनाया है जिसमें हमने क्या डाल दिया है, विटामिन ए डाल दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी क्या कर दे सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। फिर जो है लास्ट बात आती है, जीएम इज़ यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। अब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम अल्टरनेटिव रिसोर्सेज भी क्या कर सकते हैं, उन प्लांट से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि किसी में जो है हम लोग क्या डाल देंगे, स्टार्च डाल देंगे, किसी को हम एज अ फ्यूल यूज़ कर देंगे, किसी को हम फार्माक्यूटिकल यूज़ कर देंगे, तो इंडस्ट्रीज़ में भी क्या होगा, हमें हेल्प मिलेगी फ्रॉम द जीएम क्रॉप से, हमको क्या मिलेगी, इंडस्ट्रियल स्केल पर भी क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। अगर हम अभी तक बात करें तो हम लोगों ने ऐसा क्या तैयार किया है जिससे हम बोल सकें कि हाँ बायोटेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है। तो हमने क्या किया है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स को हमने तैयार किया है। अगर हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की बात करें तो ये जो प्लांट है जनरली क्या है, हमारा कॉटन का प्लांट है, इसको हम क्या बोल देते हैं, बीटी कॉटन बोल देते हैं। ठीक है, बीटी कहाँ से आ रहा है, बीटी जो है वो एक बैक्टीरिया से आ रहा है जिसका नाम क्या है, बेसिलस थ्यूरिन जेनेसिस है। ऐसे ही हमने बहुत सारे जो है प्लांट्स को तैयार कर लिया है, हालांकि मार्केट में अभी हमको एक ही देखने को मिल रहा है, वो है बीटी कॉटन। हालांकि हमने बीटी कॉर्न, बीटी राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, इनको भी बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस की हेल्प से तैयार कर लिया है, बट मार्केट में अभी हमको एक देखने को मिलता है। अब हम बीटी कॉटन को समझते हैं, ये कैसा है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स है। पेस्ट क्या है कि इसमें जो है कीड़ा था, ठीक है, वो क्या कर देता था, इस पर अटैक कर देता था, और जब अटैक कर देता था तो ये क्या हो जाता था, ख़त्म हो जाता था। और जब ये ख़त्म हो जाता था तो किसानों को क्या होता था, एक बहुत भारी लॉस देखने को मिलता था। अब हमने क्या किया कि हमने जो है कुछ एक स्ट्रेन्स लिए, किसके, बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के कुछ एक स्ट्रेन्स लिए, ठीक है। अब जो है उसमें क्या प्रॉपर्टी थी, सम स्ट्रेन्स ऑफ बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस हैव प्रोटीन्स दैट किल इंसेक्ट्स लाइक कॉलियोप्टेरन्स, ठीक है। अब जो है कुछ एक स्ट्रेन्स जो थे बेसिलस थ्यूरिन, उसमें क्या प्रॉपर्टी थी कि उसके पास एक प्रोटीन प्रेजेंट थी जो क्या कर देता था, इंसेक्ट्स को किल कर देता था। जैसे कि कॉलियोप्टेरन्स हो गए, लेपिडोप्टेरन्स हो गए, ये इनके भाई ऑर्डर है, और डायप्टेरन्स हो गए, ठीक है। कॉलियोप्टेरन्स में कौन कौन आ जाते हैं, बैटल आ जाते हैं। लेपिडोप्टेरन्स में टोबैको और बडवॉर्म आ जाते हैं, या आर्मी वॉर्म आ जाते हैं। डायप्टेरन्स में फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आ जाती है। इनको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि फ्लाइज बिलोंग टू दी लेपिडोप्टेरन्स, तो ये गलत होगी स्टेटमेंट, फ्लाइज बिलोंग टू दी डायप्टेरन्स, मॉस्किटोज ऑल्सो बिलोंग टू दी डायप्टेरन्स, ठीक है। टोबैको, बडवॉर्म एंड आर्मी वॉर्म बिलोंग्स टू दी लेपिडोप्टेरन्स, ठीक है। अब जो है बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के पास में इन सबको किल करने की क्या थी, कैपेसिटी थी। अब जो है कि अब ये काम कैसे करता था, जनरली बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस क्या कर देता था, इन एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन्स को रिलीज कर देता है। किसको रिलीज कर रहा है, वो इन एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन्स को रिलीज कर दे रहा है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जो है जब ये इन एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन्स कहाँ जा रही है, उस वॉरम के, जो वॉरम क्या कर रही है, हमारी कॉटन को डिस्ट्रॉय कर रही है, उसकी गट में जा रही है, वहाँ पे क्या रहता है, एल्कलाइन पीएच रहता है, मतलब कि बेसिक पीएच रहता है। अब जो है वहाँ पे जाने के बाद में क्या हो जाता है, वो प्रोटोटॉक्सिन क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, ठीक है।
इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन थी वो किसके पास में, बेसिलस thuringiensis। जैसे ही वो कॉटन को इफेक्ट करने वाले इंसेक्ट के अंदर में गई तो क्या हो गया, वो एक्टिव हो गई। और जब वो एक्टिव हो गया तो क्या हो जाता है, वो वहाँ पे क्या कॉज कर देती है, वहाँ पे स्वेलिंग और सेल की क्या कर देती है, लाइसिस, ब्रेक डाउन कर देती है। और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है किसकी, सेल की। और अल्टीमेटली सेल के बाद डेथ हो जाती है किसकी, इंसेक्ट की। तो इस तरीके से हमने क्या डेवलप करा, बीटी कॉटन डेवलप करा, ठीक है। और जो नई क्रॉप हमारी बन गई वो क्या बन गई, बीटी कॉटन की बन गई, ठीक है। अब जो है ये बीटी टॉक्सिन जीन जो है वो कहाँ से आया, बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से आया, ठीक है। Bacillus Bt toxin gene were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into crop plants such as cotton। किस में डाल दिया हमने, कॉटन में डाल दिया। मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। जितने भी बीटी टॉक्सिन्स होते हैं वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है। जैसे कि हमने क्या कहा कि डायप्टेरन्स, लेपिडोप्टेरन्स एंड कोलियोप्टेरन्स को ये बीटी टॉक्सिन क्या कर सकती है, किल कर सकती है, ठीक है। सबको नहीं कर सकती किल, तो क्या है, ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन CRY1AC एंड नेम्ड एज क्राई। तो जो एक टॉक्सिन होती है ये कौन कोड कर रहा है, एक जीन प्रेजेंट रहता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, CRY1AC। और जो नॉर्मली क्या बोल देते हैं उसको हम क्राई जीन बोल देते हैं, ठीक है। अब जो है एग्जांपल, प्रोटीन्स एनकोडेड बाय जीन CRY1AC एंड CRY2AB कंट्रोल द कॉटन बॉलवॉर्म्स, दैट ऑफ CRY1AB कंट्रोल्स कॉर्न बोरर, ठीक है। यहाँ पे CRY1AC और CRY2AB किसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर देते हैं, कॉटन बॉलवॉर्म्स के पॉपुलेशन को कंट्रोल कर देते हैं। और जो CRY1AB मिलता है वो किसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर देता है, कॉर्न बोरर की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर देता है। तो ये तो होगी हमारे पास में बीटी कॉटन की बात, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें नॉर्मल नॉर्मल में, ठीक है, हम लोग अगर देखें यहाँ पे एक चीज़ देखें बेटा, तो यहाँ पे हुआ क्या है, देखना यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे कि हमारे पास में क्या है कि हमने किस में यूज़ की बात कर रहे हैं हम, एग्रीकल्चर के यूज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसके यूज़ की बात कर रहे हैं हम जो है एग्रीकल्चर के यूज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। कि हम कहाँ पे यूज़ की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के यूज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी यूज़ की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की यूज़ की बात करें। हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसको हम क्या बोल देते हैं, बेसिलस thuringiensis बोल देते हैं, ठीक है। जिसको हम अगर हम नॉर्मल भाषा में बोले, क्या बोल दिया हमने, इसको बीटी बोल दिया, ठीक है। इसके पास में क्या प्रोड्यूस हो रही है, एक जीन है इसके पास में। नॉर्मली हम इस जीन को क्या बोल देते हैं, क्राई जीन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्राई जीन बोल देते हैं। और जनरली CRY1AC और CRY2AB, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेना, CRY1AC और CRY2AB ये दो जीन है। ये क्या कॉज कर देते हैं, यहाँ पे कॉज नहीं, ये क्या एक प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं। किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये क्राइजीन एक प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक प्रोटीन को प्रोड्यूस किया। जब इन्होंने प्रोटीन को प्रोड्यूस किया तो इसने क्या कर दिया, किल कर दिया किसको, इंसेक्ट्स को। और कौन से इंसेक्ट, डायप्टेरन, कोलियोप्टेरन्स और लेपिडोप्टेरन्स, इनको क्या कर दिया, किल कर दिया। इसी में ही क्या आता है हमारे पास में, बॉलवॉर्म आता है। बॉलवॉर्म क्या कर देता है, जो है किसको क्या कॉज करता है, वो बीटी कॉटन को क्या कर रहा था, खा रहा था और जो है ख़त्म कर रहा था। अब जो है जब हमको ये प्रोटीन मिली तो हमने ये जीन कहाँ पे डाल दिया, बैक्टीरिया के अंदर में डाल दिया या फिर प्लाज्मिड में डाल दिया। और अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या किया, एक क्रॉप बनाई जिसको हमने क्या बोल दिया, बीटी कॉटन बोल दिया। और ये क्या थी, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी। और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जब बन गई तो हमारे को क्या हुआ, फ़ायदा हो गया। अब हमारी जो वहाँ पे फसल थी वो क्या बच गई, सेफ बच गई। क्लियर है बात। तो यही हमने यहाँ पे बात करी है, एक बार इन सबको पढ़ लेना। अब जो है नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास किस चीज़ का आता है, यहाँ पे टोबैको प्लांट के ऊपर हमारा नेक्स्ट एग्जांपल आता है, ठीक है। कि टोबैको प्लांट में क्या हो रहा है। अब जब हम टोबैको प्लांट की बात कर रहे हैं तो वैसा ही एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हमने किसका बनाया है, टोबैको के प्लांट का बनाया है। और नेमेटोड मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा, ठीक है। याद रखना क्या है ये, किसको बिलोंग कर रहा है, नेमेटोड को, मतलब नेमेटहेलमिन्थिस को बिलोंग कर रहा है। क्या, मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा। नेमेटहेलमिन्थिस कौन है, एस्केल एलमेंथिस को ही हम क्या बोल देते हैं, नेमेटहेलमिन्थिस बोल देते हैं। मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा एक नेमाटोड है
जो किस में कॉज कर देता है, रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स में क्या कॉज करता है, डिजीज़ कॉज कर देता है। यहाँ पे जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, आरएनए इंटरफेरेंस स्ट्रेटेजी है। आरएनए इंटरफेरेंस में होता क्या है कि ये स्ट्रेटेजी सभी यूकेरियोट्स के पास प्रेजेंट रहती है, जहाँ पे क्या हो जाता है कि जब किसी एमआरएनए की ट्रांसलेशन होती है तो वो क्या हो जाता है, ट्रांसलेशन नहीं हो पाती है, और एमआरएनए क्या बन जाता है, डबल स्ट्रैंडेड बन जाता है, और वहीं पर क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन हो ही नहीं पाती है, समझ रहे हो। वहाँ पे क्या हो जाता है, इट प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल। ये क्या कर देता है, जो हमारे पास ट्रांसलेशन होनी थी स्पेसिफिक एमआरएनए मॉलिक्यूल, जब जो है कोई प्रोटीन बनानी थी वो प्रोटीन नहीं बनाता है, इस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोल देते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस। और इसी का यूज़ हमने कहाँ किया, अपना जो है इस केस में किया। हमने क्या किया कि हम लोगों ने एक वेक्टर को यूज़ किया। वेक्टर कौन सा था, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर था। अब जो है नेमाटोड क्या कर रहे थे, रूट्स पे, टोबैको की रूट्स पे क्या कर रहे थे, इफेक्ट कर रहे थे। और जब टोबैको की रूट्स इफेक्ट हो रही थी तो अल्टीमेटली उसकी ईल्ड ही क्या हो जा रही थी, खत्म हो जा रही थी, क्योंकि टोबैको का जब रूट ही खत्म हो जाएगी तो अल्टीमेटली प्लांट भी खत्म हो जाएगा, तो उसकी ईल्ड भी क्या हो जा रही थी, खत्म हो जा रही थी। तो हमने क्या किया कि हमने जो है एक वेक्टर लिया जिसका नाम क्या था, एग्रोबैक्टीरियम था, और जो है वो हमने क्या कर दिया उससे, यहाँ पे देखो भाई, द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इज फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय आरएनए वायरसेस और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट दैट रेप्लिकेट बाय एन आरएनए इंटरमीडिएट। जो सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है, ठीक है, इज फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय आरएनए वायरसेस और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट दैट रेप्लिकेट बाय एन आरएनए इंटरमीडिएट। यही क्या है हमारे पास में, आरएनए वायरसेस और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट कौन है, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर है। नेमाटोड स्पेसिफिक जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट। नेमाटोड स्पेसिफिक जीन क्या है, अपना मेलिडोगाइनी है। उसका जीन जो है हमने कहाँ डाल दिया, होस्ट प्लांट में डाल दिया, और क्या यूज़ किया, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज़ किया। अब इसने क्या प्रोड्यूस कर दिए, सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड होस्ट सेल में प्रोड्यूस कर दिए। जब इसने दोनों ही स्ट्रैंड प्रोड्यूस कर दिए, सेंस भी कर दिया और एंटी सेंस भी कर दिया, तो जो हमारे पास में आरएनए था या एमआरएनए था वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, और उसने क्या बना दिया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को बना दिया। और जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो हमारे पास में जो मेलिडोगाइनी था वो कोई भी प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर पाया, और जब वो प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर पाया तो अल्टीमेटली हमारा प्लांट क्या हो गया, सरवाइव कर गया। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोल देते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस बोल देते हैं। दस द पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक होस्ट। ट्रांसजेनिक होस्ट कौन सा हुआ, जहाँ पे हम लोगों ने न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक होस्ट बोल देते हैं। सो बाय द आरएनए इंटरफेरेंस हमने क्या कर दिया, इन्फेक्शन को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, और हम लोगों का फसल क्या हो गई, बच गई, प्रिवेंट हो गई। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन इन मेडिसिन की। ठीक है, इसको हम इतना छोटे छोटे ही बनाते हैं, फिर हम सेकेंड वीडियो में बात करते हैं एप्लीकेशन इन मेडिसिन की।